Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class wherein we are going to do daily current affairs MCQs. I hope all of you are revising the current affairs on daily basis. Otherwise क्या होगा, एक बार में इतना सारा compilation हो जाएगी कि सारी चीज़ें evaporate हो जाएंगी. So keep on revising. Let's get started with our class. Herein, first of all, obviously the courses. So courses जो हैं, these are going to start from 24th of July. से हमारे MA BA डिप्लोमा प्लस UPSC प्रेपरेशन इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एंड ओनली UPSC प्रेपरेशन ऑल्सो 24th of July से full fledged classes are going to start, so you can join these. Apart from that, you can join philosophy optional. It is going on as of now, so you can join that. And apart from that, the second batch is going to start from first week of September, so you can join then also. Essay enhancement program, it has already started, and score enrichment program for philosophy, that is also going on, तो आप इसको भी join कर सकते हो. Okay, apart from that, what are the other courses? So obviously जो दूसरी course है, that is the NCERT module, you can join even now. आपकी जो भी classes miss हो गई हैं वो आपको recorded form में मिल जाएंगे. ओके एंड बाकी जितनी भी क्लासेस है, क्योंकि काफ़ी लंबी चलेंगी ना, राइट, 3-4 months, तो इसलिए दोज क्लासेस यू विल बी प्रोवाइडेड इन दी I mean you can join it in live mode, ठीक है. एंड CSET पेपर 2 जो है, दिस इज ऑल्सो ओवर हियर, सो इसके भी एडमिशंस चल रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल. हाउ टू गेट द इन्फॉर्मेशन? यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप tathastu.ics.com जो है इस वेबसाइट पे जा कर के भी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ द MCQs. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना स्कोर ज़रूर चेक करते रहिएगा. आप सभी लोग अपना स्कोर नहीं लिखते हैं. Do let me know. So here the very first question is, consider the following statements related to delimitation. Delimitation से related यहाँ पर statements दिए हैं and आपको बताना है कि कौन से correct हैं. Which of the above are correct over here? The very first one is that Article 330 and Article 332 of the Constitution provide for refixing the number of seats reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha and the legislative assemblies of the states on the basis of 2001 census. Next is the Article 82 and Article 170 of the Constitution empower Parliament to readjust the allocation of seats in the Lok Sabha and the legislative assemblies of states respectively after every census. How many of the above statements are correct? यहाँ पर परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको. पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2001 के आधार पर फिर से तय करने का प्रावधान है. 2001 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पे जनगणना बाद में आ गया, 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से तय करने का प्रावधान है. दूसरा इसमें जो कथन है ये कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 82 एंड 170 170 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन के लिए फिर से समायोजित करने का अधिकार देते हैं. तो कितने इसमें से जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन है, करेक्ट है? तो यहाँ पर भी यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बिकॉज जब आर्टिकल 330 एंड 332 आर्टिकल जो 330 एंड 332 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है रिलेटेड टू रीफिक्सिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर SCs एंड STs. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बोले मेंशन है तो एज सच यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से ये गलत है. इलेक्शन कमीशन बिगिंस पब्लिक हियरिंग्स इन गुवाहाटी ऑन ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल फॉर द असम. सो दिस इज द न्यूज़. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? दैट इज आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170. आर्टिकल 82 जो है ये किस चीज़ से डील करता है? इट एक्चुअली
empowers the parliament, पार्लियामेंट को एक तरीके से पावर देता है that it can readjust the allocation of seats in the लोकसभा after every census. हर एक सेंसस के बाद जो है गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो सेंसस के बाद जिस हिसाब से देखिए जो भी सीट्स का एलोकेशन होता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, राइट. तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है सीट्स को रीएडजस्ट कर सकता है एंड ये हर सेंसस के बाद कौन कर सकता है, पार्लियामेंट. आर्टिकल कौन सी है, 82. आर्टिकल 170 इससे क्या होता है, इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स. यहाँ पे आर्टिकल 82 जो है ये कौन से लोकसभा सीट्स की रीएडजस्टमेंट की बात कर रहा है और आर्टिकल 170 किसके एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो कि स्टेट्स के लेवल पर होती है तो उनके सीट्स की रीएडजस्टमेंट की बात कर रहा है. दोनों ही पावर्स किसके पास है, दैट इज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है. अब ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, नाउ इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, ये यही जो चीज़ है जिसमें हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं सीट्स लोकसभा एंड दैट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये सारा काम जो कर रहे हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली में होती हैं. ओके, सो द पार्लियामेंट एनैक्ट्स द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट विच प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर दिस प्रोसेस. इट मीन्स कि ये एक तरीके से जो है वो लीगल बैकिंग देता है कि हाँ आप जो है ये काम कर सकते हैं. कौन कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है. किसके अनुसार कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है और इस एक्ट के अनुसार भी है जो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है. ओके, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को जो है हमने कब कब एनेक्ट किया है, 1952, 62, 72, 2002. हर बार जो है सेंसस के बाद हुआ है, 1951, 61, 71, 2001. ओके, इन सभी के बेसिस पे जो है डीलिमिटेशन हुआ है. हमारा अगला सवाल जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से रिलेटेड है. पहला है बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है ये सदर्न बैंक, इट इज लोकेटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, Assam. Second is the fauna in Bura Chapuri Wildlife Sanctuary includes the great Indian one-horned rhinoceros, tiger, leopard, wild buffalo, hog deer, wild pig and elephants. Third is Bura Chapuri Wildlife Sanctuary is a part of Laukhova Bura Chapuri ecosystem. तो इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है वो आपको बताना है. बूरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन दिया हुआ है बूरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है. दूसरा कथन कह रहा है बूरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य के जीवों में महान भारतीय एक सिंग वाला महान इंडियन, मतलब इंडिया के हैं इसलिए भारतीय लिखा है, एक सिंग वाला गैंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, हॉग, हिरण, जंगली सुअर और हाथी शामिल है. तीसरा है बूरा चापोरी वन्य जीव अभयारण्य लाओखोवा बूरा चापोरी परिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है. तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर सही हैं. तो आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो यहाँ पर करेक्ट है. ये न्यूज़ में था. In Assam, eviction flare-up leaves mother of two dead. What was the need to shoot? So यहाँ पर जो है बूरा चापोरी की ये घटना है उसी के ऊपर एक क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है. सो बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पर है, असम में है. सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है असम का. वहाँ पे कहाँ पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के सदर्न बैंक की तरफ जो है साउथ साइड में ये पड़ता है. सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट सारे ही करेक्ट हैं तो इसके ऊपर जो है कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, इट इज रिलेटेड टू दी भूमि सम्मान अवार्ड्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है भूमि सम्मान अवार्ड्स एम टू प्रमोट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडिया and reward farmers for their contributions to the agriculture
agricultural sector. Second statement is the grading system of Bhumi Samman awards is primarily based on reports and inputs of the states or union territories in the core components of computerization and digitization of land records, indicating cooperative federalism. तो which of the above statements are correct? भूमि सम्मान पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है दैट भूमि सम्मान पुरस्कार का उद्देश्य भारत में कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसानों को पुरस्कृत करना है। दूसरा है भूमि सम्मान पुरस्कारों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली मुख्य रूप से भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटीकरण और डिजिटाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन उसकी बात कर रहे हैं कि मुख्य घटकों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित है जो सहकारी संघवाद का संकेत देती है। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, पीआईबी के न्यूज़ से लिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो भूमि सम्मान अवार्ड है ये स्पेसिफिकली एक्नॉलेज करने के लिए दिया जाता है, एक्नॉलेज एंड एनकरेज करते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसको डिजिटाइज करना, सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, मॉडर्नाइज करना इन सारी चीज़ों को, तो उन चीज़ के लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है, नॉट फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड दी farmers. So this is the reason why the first statement is incorrect. भूमि सम्मान अवार्ड, तो भूमि सम्मान अवार्ड तो नाम सुनने से ऐसा लगेगा कि ये फार्मर्स के लिए ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्यूटीकरण यानी कि कंप्यूटराइजेशन के लिए है, कंप्यूटराइजेशन एंड डिजिटलीकरण, ये डिजिटाइजेशन के लिए है। किसका? लैंड रिकॉर्ड्स का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स भूमि सम्मान 2023। okay, so this is what it is all about। and यहाँ पे जो है गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर एमपी है मध्य प्रदेश, इसने इस पोजीशन को जो है टॉप किया, इस पर्टिकुलर चीज़ को टॉप पोजीशन, मतलब इस चीज़ में ये टॉप पोजीशन पे आया हुआ है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द Indian Constitution, in which part of the Indian Constitution is the provision to abandon practices that degrade the dignity of women mentioned? तो ये जो है किस पार्ट में दिया हुआ है, दैट यू हैव टू आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में महिलाओं की गरिमा को गिराने वाली प्रथाओं को त्यागने का प्रावधान वर्णित है? 3, 4, 5, 6 ए, फोर्थ ए। ओके, फोर्थ ए किस में जो है इस चीज़ को दिया गया है? तो वो है डी, फोर्थ ए में इस चीज़ से रिलेटेड दिया हुआ है। वाई दिस क्वेश्चन? बिकॉज रिसेंटली मणिपुर में जो है 2 लेडीज़ को नेकेड परेड कराया गया था। सो दैट इज समथिंग विच इज़ रियली रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आप किसी फेक न्यूज़ को देख करके जो है कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। और किया किसी ने, अगर सपोज कि वो न्यूज़ अगर ट्रुथ थी भी, that someone from the other community raped someone from your community, then doing the same thing to the other communities women is not the right thing। क्योंकि उन लेडीज़ ने तो कुछ किया नहीं, तो फिर उन लोगों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करना was not the right thing which has been done। so इसको सभी को जो है इस चीज़ को एक इसको जो है एकदम सीरियसली लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ द सिचुएशन ओवर देयर इन द मणिपुर इज़ रियली वर्स्ट, बहुत ज़्यादा ही ख़राब सिचुएशन है। वेरी सून वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग। The next day we will be coming up with the video on the complete detailed information related to this। Okay, now part 4A of the Indian Constitution, इसमें जो है आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं सिटीजन्स को लेकर के, एंड इसी में ही इस चीज को दिया गया है
जो कि ई पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन. सो दिस इज योर ड्यूटी. आप कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, it shows how much and how many of you do this thing. Next question is, fourth industrial revolution comprises the combination of which of the following technologies? Fourth की बात कर रहे हैं. Cloud computing, augmented reality, autonomous robots, additive manufacturing, internet of things, that is the IoT. Which of these? चौथी औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति में निम्नलिखित में से किस तकनीक का संयोजन शामिल है? क्लाउड कंप्यूटिंग, संवर्धित वास्तविकता, स्वायत्त रोबोट, योगात्मक विनिर्माण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो इसमें से कितने जो हैं वो एक्चुअली में सही हैं? इसमें सभी के सभी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, 4IAIR के अंतर्गत. ठीक है, सो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंडर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं. पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800s में हुआ था, वेयर इन मैकेनाइजेशन एक्चुअली हैपेंड of that of using water and steam power. 1900s में second revolution हुआ था, wherein we started relying on the electric power of mass production. थर्ड रेवोल्यूशन कब हुआ था? ये लेट 1900s में हुआ था. सेकेंड रेवोल्यूशन 1900s की स्टार्टिंग में हुआ था, एंड लेट जो है वो लेट 1900s में थर्ड रेवोल्यूशन हुआ था. इसमें क्या हुआ? ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो ऑटोमेशन जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई. फोर्थ रेवोल्यूशन क्या हुआ? अब ये थर्ड रेवोल्यूशन के साथ ही लेटर ऑन जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये भी स्टार्ट हो गया. एंड यहाँ पर जो मेन फोकस क्या है, मेन चीज़ क्या है? डेटा है. डेटा इज एवरीथिंग. Let's move on to the next question. Consider the following statements. यहाँ पर पहला statement कह रहा है that the salinity of Black Sea is more than that of the Dead Sea. Dead Sea से ज़्यादा इसकी salinity है. Second statement कह रहा है the salinity varies with the latitude. So which of these statements are correct? काला सागर की लवणता मृत सागर से अधिक है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है लवणता अक्षांश के साथ बदलती रहती है. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? ठीक है, तो इसमें जो है आंसर बी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है. सॉलिनिटी रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इन दी सी वाटर. ऑब्वियसली बात है, एवरीवन नोज दिस थिंग कि सी वाटर में जो है कितनी सॉल्ट की मात्रा है, क्या सॉलिनिटी है, उसी चीज़ को जो है सैलिनिटी बोलते हैं, सॉलिनिटी बोलते हैं. एंड इट इसके कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन the factors like that of the temperature, evaporation, precipitation. इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. एंड इसको मेजर कैसे करते हैं? पार्ट्स पर 1000 के बेसिस पे, दैट इज PPT. इसके बेसिस पे, पार्ट्स पर 1000 के बेसिस पे इसको करते हैं. दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन दी पर 100 ग्राम्स ऑफ द वाटर. 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में जो है वो कितना सॉल्ट मिला हुआ है, उसके बेसिस पे सॉलिनिटी जो है कैलकुलेट होती है. यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज डेड सी में ज़्यादा सॉलिनिटी, वो ज़्यादा सॉल्टी है, एंड इसी वजह से तो इसको डेड सी बोला जाता है, बिकॉज नथिंग सर्वाइव्स इन दैट. कुछ भी सर्वाइव नहीं करता है. सो दैट इज दी डेड सी. ब्लैक सी से ज़्यादा है. डेड सी की बॉर्डर किस किस से लगती है? जॉर्डन, इजराइल एंड वेस्ट बैंक से इसकी
जो है वो बॉर्डर्स है। ब्लैक सी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्री है। सो दे हियर इज द तुर्की और यू कैन से टर्की, देन कम्स द बुल्गारिया कम्स, देन रोमानिया इज ओवर हियर, यूक्रेन इज हियर, ठीक है। उसके बाद जो है ये रशिया, ये क्रीमिया, यहाँ पे कर्च ब्रिज था जिसके ऊपर अटैक हुआ है, हियर कम्स द जॉर्जिया, राइट। सो दीज आर द कंट्रीज जो कि ब्लैक सी के आसपास आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लैक सी और एजियन सी के बीच में कौन सी सी है, तो दैट इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है, सी ऑफ मरमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पैनल ऑफ वाइस, दैट इज द चेयर पर्सन इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पैनल ऑफ वाइस। सेकंड इज दिस पैनल कंसिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ both the houses. Second is the panel of vice chairpersons is elected every year. Which of the above are, how many of the above statements are correct? उपाध्यक्ष का पैनल भारत के संविधान के तहत प्रदान किया गया है। दूसरा है इस पैनल में केवल दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा है उपाध्यक्षों का पैनल हर साल चुना जाता है। तो आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें से सही हैं, दैट इज डी, दैट इज इसमें से जो है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि पहला इसमें तो तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें, इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, रूल्स ऑफ राज्यसभा के अंतर्गत जो है इसको लेकर के आया गया है। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन्स में कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही हो सकते हैं। हमारे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, ओनली द इलेक्टेड वन, राइट। सो इसलिए वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। द चेयरमैन नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स हाउस के जो मेंबर्स है उसी में से ही जो है पैनल ऑफ वाइस में जो है उनको सेलेक्ट किया, लोगों को जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू दी वायरस। वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाला ढूंढना है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट जो है वो कहा गया है वायरसेस रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, वायरसेस जो है वो बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, फास्ट। सेकेंड इज वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इन दी लिविंग होस्ट्स, जो जीवित है। Third is they can mutate at any time of their lifespan. Last है they are cellular and contain cytoplasm. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स गलत है आपको बताना है। वायरस बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। दूसरा है वायरस केवल जीवित मेजबान कोशिकाओं में ही प्रजनन करते हैं। उसके बाद है तीसरा कि वे अपने जीवन काल में किसी भी समय परिवर्तन कर सकते हैं। एंड लास्ट है वे कोशिकीय होते हैं और उनमें साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ए सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कि साइटोप्लाज्म नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ए, बी एंड सी जो है वो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ पे यू कैन सी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द वायरसेस, जिसमें से एक है दैट दे कैरी आउट नो मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन, उनका खुद का कोई भी जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एंड मस्ट रेप्लिकेट यूजिंग द होस्ट सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी, तो जो भी होस्ट होता है उसकी मेटाबॉलिक जो मशीनरी होती है उसी चीज़ को वो रेप्लिकेट करता है एंड अकॉर्डिंगली जो है ये ग्रो भी करता है। दे डोंट ग्रो एंड डिवाइड, ये मेरे ग्रो कहने का मतलब ये वाला ग्रो नहीं था, ठीक है। ये ग्रो भी नहीं करते हैं, ये डिवाइड भी नहीं करते, अमीबा नहीं है जो कि ये डिवाइड हो जाएंगे। इंस्टेड न्यू वायरल कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड विद इन द infected host cell itself. Viruses possesses either DNA or RNA or that of the both, but not that of the both. इसमें DNA RNA भी हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड। So this is it for today's daily current affairs MCQs. I hope that you liked it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.